हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बायो। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के जीव विज्ञान अनसॉल्व के बारे में, जिसमें हम लोग 2021 के सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें पहला प्रश्न है द्विनिषेचन को समझाइए, अर्थात द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में द्विनिषेचन का होना एक विशेष क्रिया है। इस क्रिया में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुक्त होता है, अर्थात निषेचित होता है और युग्मनज का निर्माण करता है, तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों अर्थात द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना, तो देखते हैं हम लोग क्या है। जीन संरचना को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना का उद्देश्य मानव के संपूर्ण जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। प्रत्येक मानव के आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम होता है। यह अनुक्रम 23 जोड़ी गुणसूत्रों के डीएनए पर उपस्थित होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का निर्धारण करके उसको क्रमबद्ध करना तथा जीन कार्य के विवरण को डाटा के रूप में रखने की प्रक्रिया को ही मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। प्रश्न नंबर है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत उसमें उपस्थित कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो अपनी जैविक क्रिया के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, क्लोनिंग संवाहक या वाहक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न, नर के शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। चलिए देखते हैं। नर शुक्राणु जो कि मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी भाग शीर्ष, मध्य भाग मिडिल पीस और तीसरा पुच्छ या टेल जिसे कहते हैं। शीर्ष भाग की अगर बात करें, शीर्ष भाग मुख्यतः जिसमें उपस्थित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए होते हैं। मध्य में नेक पाई जाती है, निग्रीवा, जो शीर्ष भाग और मध्य भाग को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, जो ऊर्जा निर्माण में सहायक होती है। मध्य भाग के ठीक नीचे पुच्छ या टेल रीजन पाया जाता है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 है,
अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो सबसे पहले बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता की। जब अप्रभावी लक्षण वाले जीन F1 पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। जबकि सह प्रभाविता, जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। प्रश्न गा है, अमीबियता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है? अमीबियासिस जो कि एक जलजन्य रोग है और इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। यह परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित अर्थात प्रदूषित कर देती है। इसका परजीवी बड़ी आंत में पाया जाता है जो कि एक तरह का प्रोटोजोन है जिसके हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ मलेरिया के संचरण की बात करें तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव में इस रोग का संचरण करती है। प्रश्न नंबर घ है, जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं, जीन चिकित्सा कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन को प्रविष्ट कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा करना जीन चिकित्सा कहलाता है। जैसे किसी वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाले किसी घातक उत्परिवर्ती एलील को किसी क्रियाशील जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना